हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा 10वां चैप्टर जो है नए साम्राज्य और राज। उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा 11 नंबर का। उसके बाद से हमारा ये 6th क्लास का पूरा हिस्ट्री खत्म, फिर 7th का स्टार्ट हो जाएगा। जियोग्राफी का 7th का स्टार्ट हो चुका है। तो हम ये पूरा सीटेट के लिए पूरे एनसीईआरटी सीरीज देखेंगे और प्रीवियस ईयर भी साथ में लगाते चलेंगे। उसके बाद हम चैप्टर वाइज सारे प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही एनसीईआरटी खत्म होगा मैं आपको प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज कराऊंगी। बाकी जो अभी ऑनलाइन पेपर्स के थे वो मैं करा रही हूँ, उसको देखते रहिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। वीडियोस पसंद ना आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। देखो क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। मतलब अरविंद नाम का कोई बच्चा वो स्कूल में पढ़ रहा था और वो समुद्रगुप्त की मतलब रोल प्ले करने जा रहा था स्कूल में। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि मंत्री रहे हरिशेन द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे हरिशेन, उन्होंने मतलब लिखा था इसको। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। यह जो है ना, ये विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा से होता है। मतलब जिसके बारे, अब उनके दरबार में रहते थे हरिशेन, तो जाहिर सी बात है उनकी प्रशंसा के बारे में लिखेंगे। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। प्रशस्तियां लिखने का जो था प्रचलन पहले भी था, जैसा कि अभी हमने 9वें चैप्टर में पढ़ा है गौतमीपुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व जो था और बढ़ गया। समुद्र की प्रशस्ति। और देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। मतलब कवि जो है ना राजा के, मतलब ये बताया कि वो युद्ध को जीतने वाले थे, विद्वान थे और बहुत अच्छे कवि थे और एक योद्धा थे। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया और उन्होंने ये भी बताया है कि ईश्वर के बराबर हैं। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, वहाँ मतलब जो लंबे लंबे मतलब वाक्य दिए गए हैं वहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है वहीं पे। योद्धा क्या होते हैं? देखो योद्धा जिनका शरीर युद्ध मैदान के कुठारों, कुल्हाड़ी, तीर, भाल, बर्छों, तलवार, लोहे की गदाओं, नुकीली तीर, अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। इनको क्या बोलते हैं? योद्धा। तुम्हें उत्तरी पूर्वी समुद्र तट के साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, उसी तरह कुछ क्षेत्र में बैगनी और रंग दिखेंगे। देखो अब ये मानचित्र की बात बता रहा है कि उसमें मानचित्र से बताना है कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पे प्रशस्तियाँ मिली हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों का आधार बनाया गया। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजा और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। हरिशेन जो थे उन्होंने 4 लोग, देखो क्या क्या। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र जो है आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने में मिला लिया था। ये लाइन याद रखिएगा, हर बार आता है। आर्यावर्त को 9 शासकों को किसने हराया था? समुद्रगुप्त ने। इसके बाद दूसरा पे आता है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। दक्षिणापथ के कौन आते हैं? 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने क्या किया था? समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। देखो ये याद रखिए क्योंकि आपसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर तीसरे, पड़ोसी देश का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से किया गया है। इसमें असम हो गया, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ हो गए। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में क्या होते थे? उपस्थित होते थे। बाहरी इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से दर्शाया गया मानचित्र में संभवतः कुषाण तथा शक वंश थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने क्या किया? समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया, समुद्रगुप्त से। ये देखिए, ये जो रहे चित्र, जो सारे कलर दिए हैं। आंतरिक राज्य हो गए हमारे, ये जो पिंक कलर के हैं, बाहरी राज्य हो गए ये लाइट ब्लू कलर के, और आर्यावर्त जो हो गए ये हमारे ग्रीन कलर के। तो ये याद रखिएगा। वंशावलियाँ, देखो वंशावलियाँ क्या होती है? अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता, माता के बारे में बताती। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने क्या किया था? महाराजा धीराज की जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी उपाधि धारण की। उनके दादा परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इसके बारे में देख लेते हैं। विक्रम संवत 58, मतलब 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था।
समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानने के बाद शासकों और जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की मतलब वंशावली जैसे हो गया। जैसे वंशावली क्या हो गया, जैसे हमारे पापा हैं, हम मतलब उसके बाद मतलब हम हो गए, बच्चे हो गए, तो हम लोग उन्हीं के वंश के ना, इसी तरह से उनके बारे में जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासकों को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी मतलब मिलती है, और किस अभी हम जो हमारा 11 चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे। ऐसे कौन राजा थे? हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हर्षचरित किसने लिखा था, तो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा था। इसमें हर्षवर्धन के वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री श्वेनसोंग, जिनको हम वेनसोंग बोलते हैं, वो जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा। देखो हमने चैप्टर 9 में इनके बारे में पढ़ा है। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में ये रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा हर्षवर्धन के टाइम पे किसने आया था, स्वेनसोंग या वेनसोंग, इनका दोनों जन एक ही हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर ये कहाँ के राजा बने? थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। उनके जो बहनोई थे मतलब उनकी बहन के हस्बैंड वो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध संभवतः, देखो मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतना सफलता उन्हें अन्य जगहों पे नहीं मिली। जब उन्होंने, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, यहाँ से याद रखिएगा, जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़े, मतलब जब दक्कन की तरफ बढ़े इन्होंने नर्मदा नदी को पार करके, तो कोशिश तो किया इन्होंने, लेकिन चालुक्य नरेश, चालुक्य वंश के जो थे पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें रोक दिया था। कौन रोका था? पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश के थे। अब देखो पल्लव, चालुक और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव, चालुक और दक्षिणी भाग के महत्वपूर्ण राजवंश थे। मतलब इस टाइम पे पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? एहोल थी। इनकी राजधानी याद रखिए एहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे एक क्या बन गया? धार्मिक केंद्र बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे, मतलब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को लोग क्या करते थे? निशाना बनाते थे, जो समृद्ध शहर होते थे। देखो राजधानी वही बनती थी जो समृद्ध शहर होते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा हर्षवर्धन को किसने रोका था, तो पुलकेशिन द्वितीय, और ये सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन है? रवि कृति। इसमें उनके पूर्वज खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, मतलब वो दुखी हो गए। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, मतलब थोड़े टाइम के लिए थी। लड़ाई में दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में हम कक्षा 7 में यानी 7 में पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसा चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की इकाई कौन होते थे? प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वालों का समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिशेर अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी बन गए थे। कभी कभी क्या होता था? कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिशेर एक महादंडनायक के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। एक संधि विग्राही अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री भी थे। मतलब हरिशेर एक साथ इतने पद संभालते थे। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाहक यानी व्यापारी के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थो यानी लिपिक के प्रधान जैसे लोग होते थे।
इस तरह की देखो, इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। मतलब यही सब जो, जैसे कि देखो, जो मतलब कि बहुत से मंत्री होते थे ना, वो मार ओर के अपने आप को राजा बना लेते थे। एक नए प्रकार की सेना देखते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनसे कुछ भूमि दान दिया जाता था। इनको मतलब कि भूमि दे देते थे, आराम से आप आराम से खाओ पियो खेती करो। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वो इससे अधिक के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे ये लोग? सामंत। जहां कभी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते। जैसे मतलब इनके जो राजा होते थे दुर्बल हो जाते थे, ये सामंत जो होते थे स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगते थे। दक्षिण के पल्लव राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय भाषाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते थे। यह सभा उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। देखो, कहाँ पे जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहां पे उर नामक जो थे ग्राम सभा होने की बात कही है। नगरम व्यापारिक एक संगठन का नाम था। नगरम क्या था? व्यापारिक एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं जो थी शताब्दियों तक काम करती रहीं। इस जमाने में आए आम लोग। देखो, उस जमाने में आम लोग के बारे में देखते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक तथा कुछ अन्य स्रोतों में मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मतलब कि अपने राज दरबार के सारे जीवन चित्रण के बारे में लिखा है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। मतलब यही दिखाया गया है ना, कि जो राजा होते थे और ब्राह्मण होते थे संस्कृत बोलते थे, जबकि अन्य लोग हुए तथा महिलाएं जो थी प्राकृतिक भाषा दिखाए गए। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। ये याद रखिएगा, और इनके ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ रोज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। चीनी यात्री। देखो, चीनी यात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता। तो वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था, तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के टुकड़ों पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा मतलब अभियान, एक जगह पे क्या किया है, बाणभट्ट ने अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण भी किया है। ये अन्यत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये जो अन्यत्र है, मरुभूमि होते हुए भी सदियों में से अरब यातायात एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत तथा और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले लोगों में मतलब बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। ऊँट जो है, लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का मतलब एक अंश दिया गया है। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। मुसलमान स्त्री और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले, स्त्री पुरुषों के लिए भक्त, मतलब इस तरह का इन्होंने व्यवस्था किया था। यहाँ से इतना बस हमें याद रखना। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही मतलब परिचित थे, अब अपने साथ नए धर्म को भी ले आए उन्होंने। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया था। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए जो कमेंट बॉक्स में नंबर दिया हो उस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा। नोट्स की प्राइस सिर्फ 21 रुपये है, ये याद रखिएगा। तो वीडियोस लाइक करिएगा, वीडियो कमेंट करके बताइए कैसा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।